तो हम जो सिलेबस देख रहे हैं वो मैप के माध्यम से देख रहे थे, लेकिन उसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ। कल मैंने आपको थोड़ा कल्चरल और इमोशनल और वो सब पार्ट बताए थे। आज मैं जो चीज़ जोड़ना चाहता हूँ वो ये है कि अब हमको स्टेक होल्डर्स देखने होंगे तरह तरह के। स्टेक होल्डर्स का मतलब जब भी हम मैप में देखें या कोई समस्या देखें या कोई घटना देखें तो उसके साथ साथ आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो क्वेश्चंस आते हैं परीक्षा में, क्योंकि हम बार बार परीक्षा पे मैं इसलिए ले जाता हूँ आपको क्योंकि हम परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, हम ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे हैं। तो हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो परीक्षा के लिए है। तो आपको बताने का उद्देश्य ये है कि उस एग्ज़ाम के अंदर जो पॉइंट्स हैं, जैसे कि सोसाइटी, समाज, तो कुल 6 या 7 पॉइंट्स लिख लीजिए। सोसाइटी यानी कि समाज, दूसरा पॉइंट लिखिए पर्यावरण। तो इसलिए आप देखते होंगे सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, तो 2 चीज़ मैंने आपको सबसे पहले बताई। तो सोसाइटी, समाज, दूसरा पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट, और तीसरा जो है जिम्मेदारी उठाने वाले स्टेक होल्डर्स यानी कि गवर्नमेंट। इसको चलाने के लिए, इन दोनों को ठीक रखने के लिए गवर्नमेंट। और एक हिस्सा ले लीजिए हेल्थ का। और अगला हिस्सा ले लीजिए वेलफेयर का। ठीक है। तो अगर आप ये पूरा देखें तो बीच में हमने गवर्नमेंट रखा है, ऊपर 2 चीज़ें, नीचे 2 चीज़ें। तो गवर्नमेंट ये 4 चीज़ें करने के लिए है। और आप जो प्रशासन में जाओगे आपको ये 4 चीज़ें का ख्याल रखना है। समाज का ख्याल रखना है, पर्यावरण का ख्याल रखना है, हेल्थ का ख्याल रखना है, समाज की लोग जो हैं वो स्वस्थ हैं कि नहीं, और दूसरा क्या बताया, कल्याणकारी काम उनके लिए हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है। जैसे मान लिया जाए आप किसी मंदिर जाते हैं या जहाँ सीढ़ियाँ चढ़ने का काम होता है, तो घर का जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है, अकाउंटेबल पर्सन जो भी है, जिम्मेदार व्यक्ति है, रिस्पॉन्सिबल आदमी है, तो वो क्या किसकी ओर पीछे मुड़ के देखेगा, क्योंकि अब सीढ़ियों को चढ़ने का समय आ गया है। तो अगर उसकी पत्नी की उम्र 30 साल है तो या 40 साल है तो वो उसकी तरफ ज़्यादा नहीं देखेगा, क्योंकि वो आसानी से सीढ़ियाँ चढ़ जाएगी। फिर उसका एक बड़ा बेटा 16 साल का है या 15 साल का, 10 साल का है, तो उसकी तरफ भी नहीं देखेगा, क्योंकि वो भी दौड़ के चढ़ जाएगा, सीढ़ियाँ चढ़ जाएगा बहुत आसानी से। अब उसका ध्यान जाएगा कि उसके जो छोटा बच्चा है 3-4 साल का, जो ठीक से सीढ़ियाँ चढ़ पाएगा कि नहीं, क्योंकि अभी उसकी प्रैक्टिस उतनी नहीं है। और या फिर उसके पिताजी हैं 70-80 साल के, तो उनको सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत आ सकती है। तो 2 लोग ऐसे हो सकते हैं यहाँ पर इस वाले एग्जाम्पल में, जहाँ कल्याण की आवश्यकता पड़ेगी, वेलफेयर की आवश्यकता पड़ेगी। ये पूरा पेपर इसी तरह से डिज़ाइन किया गया है। नुकसान कहाँ हो रहा है और नुकसान से बचाना कैसे है। तो 2 तरह, एक तो कारण जो नुकसान पहुंचा सकते हैं समाज को, पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसके बहुत सारे प्रश्न होते हैं। 8 से 10 प्रश्न तो इसी बात के होते हैं कि कौन कौन पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं और कौन कौन पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं, समाज को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और कल्याणकारी कामों को होने नहीं देते। ऐसे फैक्टर कौन कौन से हैं, ऐसी चीज़ें कौन सी है, ऐसी 10-12 क्वेश्चन तो इसी बात पे होते हैं। दूसरा 5 क्वेश्चन इस बात पे होते हैं कि अगर हम कारण को समाप्त नहीं कर सकते तो क्या मिटिगेट कर सकते हैं। मिटिगेट नहीं कर सकते तो फिर एडाप्टेशन करना पड़ेगा, तो उसके साथ अनुकूलित होना पड़ेगा हमको, क्योंकि उन कारणों को हम समाप्त नहीं कर सकते, इसलिए अनुकूलित होना पड़ेगा। तो यहाँ जो हमने समाज लिखा है, वहाँ समाज में वृद्ध यानी ओल्ड एज, बच्चे,
कमज़ोर वर्ग, वीकर सेक्शंस, महिलाएं, वो सब आ जाएंगे। खास करके स्पेशली ट्राइब्स सबसे ज़्यादा वल्नरेबिलिटी के आधार पे देखेंगे कि सुभेद्यता किस में है, यानी कौन आसानी से बदमाश लोगों के टारगेट बन सकते हैं, यानी जो मुनाफा कमाने वाले हैं, जो कैसे भी करके पैसा बनाने वाले लोग हैं, जो लोगों की ज़मीन छीनना चाहते हैं, जो लोगों को परेशान करना चाहते हैं, उनका आसान टारगेट कौन है, उसको बोलते हैं वल्नरेबिलिटी, सुभेद्यता। और वो सुभेद्यता में आएंगे कौन? ट्राइबल्स, ट्राइब्स आएंगे, सबसे पहले ट्राइब्स आएंगे। इसलिए ये जो मैंने अभी जो पिछले 5 मिनट में जो भी बात की और आपको लिखवाया, आप पेपर देखोगे उठा के तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इन्हीं चीज़ों पे होता है। तो जहाँ मिटिगेट नहीं कर सकते वहाँ एडाप्टेशन करना पड़ेगा सभी मामलों में, ठीक है। तो जैसे पेस्टिसाइड बहुत नुकसान पहुँचाते हैं, ह्यूमन हेल्थ को भी नुकसान पहुँचाते हैं। हेल्थ को नुकसान पहुँचेगा तो समाज को नुकसान हो गया, क्योंकि मनुष्य समाज का सदस्य है, और समाज के सदस्य को यदि एक यूनिट को नुकसान हो रहा है तो फिर होल सोसाइटी जो है वो अफेक्टेड है, ठीक है। फिर इन्वायरमेंट को प्रभाव पड़ेगा, पोल्यूशन होगा तो इन्वायरमेंट अफेक्ट होगा। फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कल्याणकारी कार्यक्रम चलाने पड़ेंगे, और हेल्थ अफेक्ट हो रही है। तो ये पूरा जो आप देख रहे हैं, तो इसलिए पेस्टिसाइड के 2 से 3 क्वेश्चन होंगे। 2 क्वेश्चन तो जनरली होते ही हैं पेस्टिसाइड से जुड़े। तो इस साल संयुक्त राष्ट्र संघ ने या WHO ने कौन से केमिकल्स पे प्रतिबंध लगाया करंट अफेयर्स के हिसाब से, वो अपने आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। कुछ बात समझे? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं निकल सकते, आप पहले से अंदाजा लगा सकते हैं। अगर इसी टाइप के पॉइंट्स, इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर मान लिया जाए कोई किताब लिखी गई है और उसको नोबेल प्राइज़ मिला है, या उसी को पुलित्ज़र मिला है, बुकर प्राइज़ मिला है, तो किताब इस बार पूछी जाएगी। इस बार का नोबेल शांति पुरस्कार ऐसे व्यक्ति को मिला है जो इन कामों में लगा हुआ है, तो उसका क्वेश्चन आ जाएगा। आप किसी भी प्रश्न को देखिए, इन कामों के इर्द गिर्द ही घूमता है। क्यों? क्योंकि वो जो जिम्मेदार आदमी अपने परिवार को साथ लेके जा रहा है ना, उसको और किसी का ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है, उसको केवल उन 2 लोगों का ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो वनरेबल बहुत हैं, वो सुभेद्य हैं, उनको नुकसान हो सकता है, वो सीढ़ी से गिर सकते हैं, सीढ़ी चढ़ने में उनको दिक्कत आती है, इसलिए उसको केवल 2 का ध्यान रखना है। आप कहेंगे और भी तो लोग हैं समाज में, कई लोग बोलते हैं मिडिल क्लास का ख्याल नहीं रखा गया है, अपर मिडिल क्लास का ख्याल नहीं रखा गया है। तो ये बड़ी अजीब चीज़ है कि 15 साल के बच्चे की उंगली पकड़ रहे हैं, उसको पकड़ रहे हैं, और एक बच्चा जो है वो स्ट्रगल कर रहा है बार बार और 2 सीढ़ी भी नहीं चढ़ पा रहा, तो ये कौन करेगा? ये तो बेवकूफ़ी है। आप सीढ़ी जब चढ़ सकते हैं तो आपको सीढ़ी चढ़ाया जाएगा, लेकिन जब आप बजट में सुनते हैं ना कि इस बार मिडिल क्लास का बहुत ख्याल रखा गया है, ये बकवास चीज़ है। मिडिल क्लास का कोई ख्याल, क्या ख्याल रखना होता है मिडिल क्लास का? अपर मिडिल क्लास का क्या ख्याल रखना है? और अपर क्लास का तो बिल्कुल भी रखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसके ऊपर तो सुपर रिच टैक्स लगा करके उसको कमज़ोर करने की ज़रूरत है, ताकि दूसरे लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। तो यही वेलफेयरिज्म है, और यही वेलफेयरिस्टिक डेमोक्रेसी है, और यही वेलफेयरिस्टिक स्टेट है। और कॉन्स्टिट्यूशन का, पॉलिटिक का, इन सब का मतलब यही निकलता है। ये कम्युनिज्म नहीं है, ध्यान रखिए, कम्युनिज्म डिफरेंट चीज़ है। कम्युनिज्म में फोर्सफुली होता है या वॉलेंटरीली है, वहाँ फोर्सफुली होता है, और कहीं कहीं जगह तो वायलेंस है, गोली मार देंगे, ज़्यादा पैसा तुम्हारे पास है ही क्यों, इस बात पे ही गोली मार देंगे। तो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो क्या है? फेबियन सोशलिज्म, ठीक है। वो मैं इसलिए बताया मैंने आपको क्योंकि एशिया का मैप जब आप देखोगे तो यहाँ सब तरह की विचारधाराएं हैं, सभी तरह की आइडियोलॉजी है, और तरह तरह की सरकार हैं। इसलिए हम माओवाद बोलते हैं, माओ जेडोंग के नाम पे, माओ त्से तुंग के नाम पर है माओवाद, क्योंकि वो एक्सट्रीमिज्म है। तो चाइना, तो हमारे यहाँ जो कंट्री हैं वो विचारधाराओं के आधार पर बने हुए कंट्री हैं, उनकी एक विचारधारा है। और जब हम स्वतंत्र हुए तो हमने सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट किया, और वो फेबियन सोशलिज्म वाला था, ठीक है। तो फिर श्रीलंका में कौन सा रहा होगा? अब पाकिस्तान तो धर्म आधारित बन गया बाद में जाके, तो पूरी तरह से उसने इस्लाम, जिन्ना ने तो कहा था कि हम सेक्युलर बनाएंगे, लेकिन बाद में तो पूरा ही इस्लामिक राष्ट्र बन गया। तो इस्लामिक राष्ट्र के एजेंडे में वेलफेयरिज्म होता है क्या? हाँ, कट्टर इस्लाम में होता है क्या?
जैसे कट्टर इस्लाम में भी औरंगजेब बहुत चर्चा में चल रहा है, तो औरंगजेब वेलफेयरिज्म के लिए जाना ही नहीं जाता। ठीक है, बहुत सारे औरंगजेब के काम ऐसे हैं जो प्रूव करते हैं कि वो वेलफेयरिज्म में विश्वास नहीं करता था। तो वो तो कैपिटलिज्म में, तो वो तो अभी के यूएस और रशिया जैसा हो गया एक तरह से, वो तो यूरोप जैसा हो गया। तो इसका मतलब कैपिटलिज्म जो है वो निगेटिव कॉनोटेशन है उसका। ठीक है, कैपिटलिज्म का कॉनोटेशन, अर्थ जो निकलता है वो निगेटिव निकलता है। तो अब आप देखिए कि जो बाइपोलर वर्ल्ड तो अब नहीं बचा। कोल्ड वॉर जब शुरू हुआ था तब हम बाइपोलर वर्ल्ड बोलते थे कि द्विध्रुवी विश्व था, एक तरफ रशिया था, एक तरफ अमेरिका था, दो ध्रुव में बटा हुआ था, तभी नेटो बना था। ठीक है, और ये सब चीज़ें थी। लेकिन अब तो मल्टीपोलर वर्ल्ड है, बहुत सारे बहुध्रुवी विश्व बना हुआ है। भारत भी अपने आप में एक ध्रुव बना हुआ है, चाइना भी ध्रुव बना हुआ है। ठीक है, और जब हम कई तरह के और रीजनल कोऑपरेशन को देखते हैं तो हमारा ब्रिक्स के साथ भी है, इप्सा भी है ना, और क्वाड भी बना लिया है ना। हम लोग कई तरह के उसमें गठबंधन में, कई जगह हम आइडियोलॉजी बेस्ड हैं, कई जगह हम इकोनॉमी बेस्ड हैं। आइडियोलॉजी को हमने साइड में रखा है, इकोनॉमी को फर्स्ट रख लिया है। कई जगह हम डिफेंस को लेकर के हैं, इकोनॉमी और आइडियोलॉजी दोनों ही साइड में हो गई, केवल डिफेंस पकड़ लिया हमने कि सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कई जगह हमारा म्यूचुअल पार्टनर है, हमको ऐसा लगता है कि हम उसके साथ फिट होते हैं, तो हम शंघाई 6 में भी जा रहे हैं। चाइना से इधर नहीं बन रही तो भी उसके संगठन में जा रहे हैं, उसके नाम पे ही बना है शंघाई 6। शंघाई 5 था, शंघाई 6 हो गया। फिर उधर भी जा रहे हैं, आसियान में भी जा रहे हैं, है ना, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो आप ऐसे मैप को देखिए कि मल्टीपोलर वर्ल्ड में एशिया में खुद में ही कितने सारे ध्रुव बने हुए हैं, खुद एशिया ही मल्टीपोलर है। अब आपका जो मैपिंग है तो फिर आएगा कि ये हम क्यों देख रहे हैं, ये इसलिए देख रहे हैं, ये हमारा सिलेबस का हिस्सा ये इसलिए है कि जो 5 पॉइंट आपको लिखवाए हैं, इनके बेस पे कौन कौन से कंट्री, कौन कौन सी राजधानियाँ, कौन कौन से कैपिटल, कौन कौन से प्लेसेस खबरों में आए और कौन से पर्सनालिटीज़ खबरों में आए, फिर वो पर्सनालिटी कहाँ निवास करती है। जैसे 10 साल तक, 20 साल तक आंग सांग सूकी का खूब नाम चला, अब आजकल नहीं चलता है ना। एक समय दलाई लामा के 6 से 7 साल तक क्वेश्चन आते रहे, क्योंकि दलाई लामा बड़े प्रसिद्ध थे उस समय। आज दलाई लामा पुराने हो गए। एक समय हामिद करजई अफगानिस्तान के जब राष्ट्रपति बने थे तो 3-4 साल तक उनके क्वेश्चन आए। हामिद करजई क्वेश्चंस बना रहे थे, मतलब सिविल सर्विसेज के क्वेश्चंस बन रहे थे हामिद करजई पे, तो दलाई लामा पे बन रहे थे, आंग सांग सूकी पे बन रहे थे, शेख हसीना पे बन रहे थे। अब शेख हसीना, अभी मोहम्मद यूनिस आ गए थे अभी बीच में, तो उनको जब नोबेल प्राइज़ मिला था माइक्रो बैंकिंग, तो अब आप देखिए फिर श्रीलंका में गोटाबाया राजपक्षे आया तो अभी फिर उठापटक है। उससे पहले जब बम विस्फोट से जो राष्ट्रपति के ऊपर जो आतंकवादी हमला हुआ वहाँ की राष्ट्रपति के ऊपर, और श्री माओ भंडार नायक के जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, कितने साल तक हमारे देश के जीके में क्वेश्चन बनता रहा कि विश्व की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर और इंदिरा गांधी, श्री माओ भंडार नायके। ठीक है, तो विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका से, तो वो क्वेश्चन बनता रहा। मार्गरेट थैचर भी बना फिर बाद में। तो जब खास करके जब एशिया में हम देख रहे हैं कि जब ये पावर सेंटर बनते हैं, कोई पर्सनालिटीज़ आती है, कोई वॉर होती है, कोई इंसिडेंट होता है, कोई साइक्लोन आता है, कोई भी आता है, तो हमारा मैप जागृत हो जाता है और मैप उठ करके कहता है कि मैं क्वेश्चन हूँ, इस साल का क्वेश्चन मैं हूँ। तो अगर आप मैप को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और इन पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ेंगे कि इन पॉइंट्स को ख्याल रखने के लिए क्या बन रहा है। ठीक है, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं जो फैंटेसी जगाते हैं। जो फैंटेसिज्म वाले जो क्वेश्चंस होते हैं या साइंस फिक्शन वाली जो चीज़ें हैं, वो चीज़ें क्वेश्चन नहीं बनती। मनुष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो साइंस है वो क्वेश्चन पहले बनता है, बेसिक नीड को पूरा करने के लिए। ठीक है, पूरे पर्यावरण को क्लीन करने के लिए जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है वो क्वेश्चन का हिस्सा होता है। तो रेड बात करते हैं, या जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो एनिमल्स भी आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं, तो उनके कंजर्वेशन की कहीं कोई बात आ रही है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो उनके कॉलर में वो माइक वो लगा रहे हैं, है ना, सेंसर लगा रहे हैं और उसके माध्यम से उनकी गणना कर रहे हैं।
ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो क्वेश्चंस का हिस्सा होती हैं, क्योंकि वो पर्यावरण को बचाने की बात हो रही है। आप कहोगे नहीं एक से एक टेक्नोलॉजी है। मैंने अभी फिर यही कहा कि हम जो सीढ़ी चढ़ा रहे हैं तब हमारा ध्यान किन लोगों पे है। ऐसे ही पेपर सेटर का हमारा ध्यान होता है और ऐसे ही यही हमारा सिलेबस है। तो हमको भी हमारा जो नज़रिया है वो उस तक रखेंगे तो हमको समझ में आएगा। फिर क्या कारण है कि अभी के राजनेताओं के ऊपर उतने क्वेश्चन ना आकर के पुराने किसी राजनेता पे क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि उसने छोटे बच्चे का ख्याल रखा था और बुजुर्ग का ख्याल रखा था। इस वजह से अभी भी क्वेश्चन उसी का आता है, उसका नहीं आता। वर्तमान के राजनेताओं में अभी वो दूरदर्शिता नहीं है, और उसका बहुत बड़ा कारण है, कई सारे कारण हैं। वो एक कारण तो ये है कि या तो उनकी मजबूरी है कि वो ये जानना नहीं चाहते, या जान करके भी अनजान बने हुए हैं, या फिर उनको पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है, कारण क्या है, या तो वाकई में उनको नहीं पता है कारण, या कारणों से कैसे निपटते हैं उन कारणों से, ये उसका तरीका उनको नहीं पता। और या अगर पता है दोनों चीज़ें तो फिर वो बहुत शातिर हैं। वो केवल सत्ता में बने रहने के लिए ऐसे लोगों से जुड़े हुए कि अगर इन कारणों को हल करने जाएंगे तो उनका आदमी पिछड़ जाएगा जिसके लिए वो काम करते हैं। तो या तो ये स्थिति है, या तो अज्ञानता है, और यदि ज्ञान है तो धूर्तता है। तो इस वजह से उनके क्वेश्चंस नहीं आते। अब आप देखोगे कि कोई क्वेश्चन आएगा तो अभी भी 1985 का आ जाएगा, 1990 का आ जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी का आ जाएगा। अभी के क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ मंदिर के उद्घाटन और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है कि प्रधानमंत्री कहाँ गए, वो किसी मंदिर का उद्घाटन करने गए, उसका क्वेश्चन होता है सिंपल। वहाँ जीर्णोद्धार हुआ था, उसकी मूर्ति का अनावरण हुआ था, तो मूर्ति का अनावरण या फिर मंदिर, इसके अलावा क्वेश्चंस नहीं होता। तो वो वाला जो सिलेबस है वो अफेक्ट हिलता हुआ नजर आता है। तो ये कौन बैलेंस कर देता है? थोड़ा थोड़ा बैलेंस कर देते हैं, वो सत्ता को खुश रखने के लिए थोड़ा सा बैलेंस कर देते हैं। लेकिन 90% से ज़्यादा जो पेपर है आपका, मैंने बताया वो पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स पे फोकस करने की कोशिश कीजिएगा। सॉइल का नेचर, फिर क्वेश्चन क्या आना चाहिए, फिर प्रधानमंत्री आवास योजना, फिर क्वेश्चन आएगा कि सॉइल हेल्थ कार्ड, क्योंकि वो उन वनरेबल सेक्शंस पे जा रहा है। वनरेबल सेक्शंस में वो सारे लोगों को फ़ायदा पहुंचाएगा, और फिर लास्ट में सॉइल का हेल्थ अच्छा होगा। और अगर इस तरह से लोगों को बीमा मिलेगा, लोगों को अगर सुविधाएं मिलेगी, लोन मिलेंगे, बेरोजगार लोगों बच्चों को लोन मिलेंगे, मुद्रा लोन या ऐसी चीज़ें, तो फिर ये क्वेश्चंस बनते हैं। क्योंकि ये वनरेबल सेक्शंस को बाहर लाना, उस सुभेद्यता से बाहर लाना और अभेद्यता की तरफ ले जाना है ना। तो मैं दरअसल आप लोगों के साथ में बहुत कम समय रह पाता हूँ, तो मैं वो आपको ज्ञान देना चाहता हूँ कि या तो आप हमारी पेड क्लास ज्वाइन करें, तो उसमें क्या होता है कि हम आपको स्पून फीडिंग जैसा कुछ कर सकते हैं कि आपको रोज़ पका पकाया खाना मिलता है 4 घंटे तक, और आप उसको खा लेते हैं। और अगर आप वैसा नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको खाना पकाना है, तो आपको फिर भरपूर राशन और बनाने का तरीका बताया जाए, क्योंकि पूरा 7 दिन का खाना तो यहाँ नहीं बनाया जा सकता एकदम से। तो अब 7 दिन आप अपने बलबूते पे जिएंगे, तो उसके लिए आपके पास पर्याप्त राशन पानी होना चाहिए और बनाने का तरीका पता होना चाहिए। तो मैंने आपको आज बनाने के तरीके पे जोर दिया है, ठीक है। सामग्री तो बहुत है, लेकिन तरीका जो है वो ये है, ठीक है। चलिए, तो अब ऐसे और भी जो भी चीज़ें आपको याद आ रही हैं तो फिर आप कहेंगे हिस्ट्री इतनी लंबी चौड़ी है, हम कैसे पकड़ें? क्योंकि हिस्ट्री थ्रू मैप्स होता है, तो हम बोलते हैं तो फिर हिस्ट्री तो इतनी लंबी चौड़ी, हम पकड़ें कैसे उसको, कहाँ से सिरा पकड़ें? तो आप यही चीज़ें पॉइंट्स वहाँ देख लीजिए कि हिस्ट्री में लोगों ने इन चीज़ों के लिए कब कब काम किया है, ठीक है। जब भी इन चीज़ों के लिए काम हुआ है वो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। देखिए, ये जो परीक्षा है ये थोड़ी सी प्रोफेशनलिज्म की तरफ ले जाती है, इसलिए बहुत ज़्यादा भावुकता और इमोशनल और उन चीज़ों की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। नैतिकता की तरफ इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ नैतिकता आपके प्रोफेशनल लाइफ का हिस्सा है। एथिक्स, मोरल ड्यूटीज़ आपके उसी का पार्ट है, जॉब का ही पार्ट है वो। दरअसल अलग से उसके ऊपर लेक्चर वेक्चर और उसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे एक कथावाचक होता है तो उसको
अच्छी कथा बोलनी होती है। वो ज़िंदगी में उनको कितना अप्लाई करता है वो उसके लिए ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन एक प्रशासक को अच्छा होना ही पड़ता है ज़िंदगी में, क्योंकि अगर वो अच्छा नहीं होगा, एथिकल नहीं होगा, तो वो प्रशासन कर ही नहीं पाएगा, ठीक से नहीं कर पाएगा। तो कथा बोलने वाले के लिए बात अलग है, लेकिन प्रशासक के लिए बात अलग है। उसके लिए नैतिकता का मायना, यानी उसे नैतिक होना पड़ेगा। केवल बोलने से काम नहीं चलेगा कि मैं अच्छी अच्छी बात बता दूं, उससे काम नहीं चलेगा। इसलिए हमारे यहाँ जो ये जो तैयारी के साथ साथ जो हम मोरल और एथिक्स की बात करते हैं, वो उस जॉब का हिस्सा है कि आप ध्यान से सुनते हैं कि नहीं। जैसे कथावाचक जो है, मान लीजिए बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, भगवान राम की बात कर रहा है, कथा सुना रहा है, या भगवत गीता सुना रहा है, भगवान कृष्ण और सुदामा की कथा सुना रहा है, और ये कथा सुना के मान लीजिए वो नीचे उतरा, और ऐसे समय में उसका वाकई में बचपन का गरीब दोस्त मिल गया उसको, लेकिन उसने आंखें चुरा ली और वो जाके कार में बैठ गया। तो ये हो सकता है, कथावाचक के साथ ये हो सकता है, वो कर सकता है, और उससे उसकी बदनामी भी नहीं होगी, क्योंकि उसका जो मूल्यांकन है वो स्टेज पे माइक के सामने कैसी कथा सुना रहा था, उसी से उसका मूल्यांकन होता है, उस चीज़ से नहीं होता उसका मूल्यांकन, ठीक है ना। लेकिन आईएएस जो है, यदि मान लिया जाए कोई गरीब आदमी अपनी बात बताने के लिए वहाँ आया है, और अगर उसने उसकी बात को ध्यान से नहीं सुना, और वहाँ मंच पे वहाँ जा कर के अगर वो बोलता है बहुत सारे लोगों के बीच में माइक पे कि लोगों की बात सुनना चाहिए, गरीब से गरीब आदमी की बात सुनना चाहिए, तो वो फ़र्क डाल देगा। वो फ़र्क इसलिए डाल देगा क्योंकि लोग वॉच करते हैं। वो आदमी इंतज़ार कर रहा था इतनी देर से, तब भीड़ ने देखा, आपके चपरासी ने देखा, आपका स्टाफ देख रहा था, आपके क्लर्क देख रहे थे कि काफ़ी समय से व्यक्ति इंतज़ार करता है, लेकिन साहब आए और इनसे मिले नहीं, ये तो सीधा अपने कॉन्फ्रेंस हॉल में चले गए, और कॉन्फ्रेंस हॉल में जाकर के लेक्चर शुरू कर दिया इन्होंने, और वहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो वो उस पर अफेक्ट डालता है, ठीक है। ये लाइफ में और उस लाइफ में दोनों में अंतर है। दोनों का जो प्रोफेशन है वो डिफरेंट है, वो प्रोफेशन डिफरेंट है। वहाँ आप जो बोल रहे हैं वो अगर नहीं भी कर रहे हैं तब भी काम चल रहा है, ठीक है। कथनी और करनी अलग हो सकती है, यहाँ कथनी और करनी आपकी अलग होगी तो आप पकड़े जाएंगे। फिर थोड़े दिन बाद भ्रष्ट अधिकारियों की लिस्ट में आपका नाम आने लग जाए, बदमाश, मूर्ख और धूर्त अधिकारियों की लिस्ट बनती है, ठीक है ना। अधिकांश समय में आपको नहीं पता, लेकिन ऐसा होता है। ऐसी बहुत सारी एजेंसियां हैं सरकार के पास भी और सरकार के बाहर भी। अधिकांश अधिकारी पूछते रहते हैं कि मेरी इमेज कैसी है, यानी हमारी इमेज कैसी चल रही है। तो इमेज की चिंता होती है उनको पता होता है कि उनकी इमेज मायने रखती है, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों का जो सिलेबस है वो हमारे उस इमेज के इर्द गिर्द, वो इमेज बिल्ड कराने के इर्द गिर्द हमारा सिलेबस है कि हम वल्नरेबल सेक्शंस को पहचानते हैं कि नहीं। अगर सेक्शंस हमने पहचान लिया तो उनकी समस्याओं को जानते हैं कि नहीं, फिर उन समस्याओं के कारणों को जानते हैं कि नहीं, उन कारणों को कैसे दूर करेंगे उसके उपाय जानते हैं कि नहीं, और फिर उपाय के लिए क्या क्या एक्शंस ले रहे हैं। अगर वो कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो फिर तो अब आपका इसके आसपास घूमेगा। इसलिए एग्रीकल्चर वाले सेक्शन से 10 क्वेश्चन आने लगे, पहले 2 क्वेश्चन आते थे, आजकल 10 क्वेश्चन आने लगे। एनवायरमेंट फॉरेस्ट्री से 10 क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है। और हेल्थ वाले से लगभग 10 क्वेश्चन चले जाते हैं। और पॉलिटी के क्वेश्चन 15 से लेकर 20 तक इसलिए आते हैं क्योंकि पॉलिटी एग्जीक्यूट करेगी इन सब चीज़ों को, इन सब चीज़ों को पॉलिटी एग्जीक्यूट करती है, इसलिए पॉलिटी के क्वेश्चंस आते हैं। और वही वाले सेक्शंस आते हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक टर्म ऐसे ही पूछ लिया। सीएजी को पूछने का उनका कारण होता है। सीएजी को इसलिए पूछा जाता है कि ये जितने भी कारण और निवारण हैं, इन कारणों और निवारणों को करने के लिए पैसा लगता है, और वो पैसा बजट के तौर पे पेश होता है, और पैसा टैक्स के माध्यम से आता है, सरकार की कमाई के माध्यम से आता है। और ये सब हो रहा है तो फिर जब पैसा ठीक से आया कि नहीं, एक ऐसा तो नहीं जितना पैसा आना था उतना नहीं आया, इस पे भी सीएजी ध्यान देगा। और फिर जो खर्च हुआ वो ठीक से खर्च हुआ कि नहीं,
क्योंकि 140 से 150 करोड़ लोगों के हिसाब से खर्च होना चाहिए, तो वो सबको बराबर वितरित हुआ कि नहीं, जहां तक पहुंचना चाहिए था वहां तक पहुंचा कि नहीं। इसलिए सीएजी का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास करके इसमें। ठीक है, तो थोड़ा सा मेरा आज जो है लेक्चर का उद्देश्य ये है कि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझें। इसीलिए अभी जो बहुत सारे बच्चे, अभी 12वीं का एग्ज़ाम हुआ है या 10th का एग्ज़ाम अभी हुआ है, तो बहुत सारे बच्चे अभी एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 11th में क्या सब्जेक्ट लें। तो मैं बार बार उनको यही बताता हूँ। आज भी एक बच्चे ने पूछा था कि मैं इलेक्टिव इंग्लिश लूँ या कोर इंग्लिश लूँ। तो बहुत ज़्यादा इलेक्टिव इंग्लिश मतलब आप लोग और हम लोग जब पढ़ते होंगे तब शायद हमारे टाइम पे उसको स्पेशल इंग्लिश बोलते थे, और एक जनरल इंग्लिश, 2 वर्ड थे, जनरल इंग्लिश और स्पेशल इंग्लिश। आजकल उसको कोर और इलेक्टिव बोलते हैं। तो इलेक्टिव में आप जाएंगे तो आप इंग्लिश के विद्वान बन के तो कुछ होना जाना नहीं, तो कोर से काम चलाया जा सकता है। तो सब जगह सिंपल जनरलाइजेशन से काम चलाया जा सकता है। तो थोड़ा आज के लेक्चर के माध्यम से मैं वो मैसेज भी बहुत सारे बच्चों को देना चाहता हूँ। दूसरा, सब्जेक्ट के बारे में मेरा ये मानना है, क्योंकि मेरा जो निर्माण हुआ है, दरअसल मैं तैयारी बहुत ज़्यादा मैंने की नहीं थी, मेरा सिलेक्शन हो गया था। और उसका कारण ये था कि मैं शुरू से जो मेरी लाइफ है वो सिविल सर्विसेज के हिसाब से ही थी, सिविल सर्विसेज की तैयारी के हिसाब से ही थी। क्योंकि जो लोक कल्याण वाला शब्द है ये हमारे गायत्री परिवार में गुरुजी की वजह से था। तो जितना साहित्य हमने पढ़ा उसमें 90% से ज़्यादा चीज़ें लोक कल्याण की थी, और वो गायत्री परिवार के कार्यकर्ता को लोक सेवक ही बोलते थे, पब्लिक सर्वेंट ही बोलते थे एक तरह से। यहाँ सैलरी मिलती है, वहाँ सैलरी नहीं मिलती है, तो गुरुजी ने उनको लोक सेवक ही बोला था। तो हम लोग लगभग उसी का हिस्सा ही थे, बचपन से तैयारी थे, रेडीमेड था हमारा, तो हमारी रेडीमेड तैयारी थी। तो जैसे ये एग्ज़ाम देने को मिला तो हमारा एकदम से सिलेक्शन हो गया, तो हमको वो बहुत ज़्यादा, तो फिर मैं कई बार ये सोचता हूँ कि मैं जो बच्चे जल्दी सिलेक्ट होना चाहते हैं 21 साल 22 साल की उम्र में, बहुत जल्दी सिलेक्ट हो गया था सब तरफ, और बहुत जल्दी सिलेक्शन मिलने लग गए थे। देर तक हम एग्ज़ाम इसलिए देते रहे क्योंकि पढ़ाते थे, तो पढ़ाने के लिए एक्सपेरिमेंट भी करने थे, और हम ये देखना चाह रहे थे। तो अभी 45 साल की उम्र तक अब तो मैं 50 का हो गया हूँ, 5 साल पहले तक मैं जो है MPPSC का मेंस देता था, और यही देखने के लिए कि इम्पैथी के लिए, कि समानुभूति यानी कैसी अनुभूति होती है, क्या मैं वाकई में इस उम्र में लिख सकता हूँ। तो मैं 25 साल के 30 साल के बच्चे से भी स्पीड से लिख रहा था 45 में, 45 का होकर के भी उनसे ज़्यादा कॉपी भर रहा था, उनसे ज़्यादा अच्छे मतलब ज़्यादा कॉपीज़ ले रहा था, और ज़्यादा मटेरियल दे पा रहा था। उस समय शब्द सीमा नहीं थी लिखने की परीक्षा थी, कौन कितना लिख लेता है, इसी बात की थी। और जॉब भी मिल रहे थे, सिलेक्शन भी मिल रहे थे, लगातार इंटरव्यू दे रहे थे लगातार। अभी तो रिज़ल्ट भी पड़े हुए हैं वेबसाइट पे, अभी तो वेबसाइट पे दिख भी जाएंगे रिज़ल्ट, आज तक रखे हुए हैं वो रिज़ल्ट वेबसाइट पे ही हैं। तो ये सब अभी जब उधर से ओवरेज हो गए UPSC से, तो MPPSC देने लगे। क्यों कर रहे थे ये सब? जॉब तो करना नहीं था, फिर क्यों कर रहे थे? पढ़ाने वाले को भी पता होना चाहिए ना उसका, कि हम उपदेश दे रहे हैं कि ये जा करके लिख दीजिए 250 शब्द में, ये लिख दीजिए 600 शब्दों में, लेकिन वो 600 शब्दों में लिख पाता है? वहाँ याद ही नहीं आता है, सब साफ हो जाता है, कुछ भी याद नहीं आता वहाँ। इसलिए आप हमारे शक्तिपीठ के जो लेक्चर हैं जो YouTube पे डले हुए हैं, इनको देखिए। ये लेक्चर जो लोग रटाई करवा रहे हैं परीक्षाओं की, और जो किताबें रटा रहे हैं, उनसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। उनसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव इसलिए हैं क्योंकि ये लेक्चर आपको सोचना सिखाते हैं, और आपको जादू की तरह काम होगा। आप ये लेक्चर जब परीक्षा में, मेंस में जब आंसर लिखेंगे, तो ये लेक्चर आपको झुक के त्यों वहाँ सुनाई देंगे। ऐसा लगेगा कि मैं बोल रहा हूँ और आप लिख रहे हैं, ऐसा महसूस होगा आपको। आपकी तैयारी सारी एक तरफ रखी रह जाएगी। आप जो किताबों से जो पढ़ेंगे, आप जो नोट से पढ़ेंगे, आप जो YouTube के किसी टीचर ने जो आपको फैक्चुअल पार्ट रटवाया है, वो साइड में रह जाएगा। ये जो बात मैंने अभी बताई है, अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था और अभी भी मैं आगे बताऊंगा, यही याद आने वाला है और यही आप लिखने वाले हो। और अब तो 800 से ज़्यादा लेक्चर हो गए, और इन लेक्चर्स को यदि आपने देख लिया तो आपको सिलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इनके अंदर लगभग
ये लेक्चर में जब हम 20 साल का अनुभव था तब से लेक्चर दे रहे हैं, अब लगभग 30 साल का अनुभव है। तो 20 से 30 साल के अनुभवी व्यक्ति ने इन लेक्चर्स को दिया है, और जिसको एग्ज़ाम देने का भी अनुभव है, एग्ज़ाम लेने का भी अनुभव है, कॉपी चेक करने का भी अनुभव है, एग्ज़ाम में इन्विजिलेशन का भी अनुभव है, इंटरव्यू लेने का भी है, इंटरव्यू देने का भी है, और कोचिंग पढ़ाने का भी है, और गांव का स्ट्रगल भी है, और शहर की चुनौतियां भी है हमारे साथ में। शहर में आकर के हमने जिन चुनौतियों का सामना किया उसका एक्सपीरियंस है, रूरल एरिया में जो हमको प्रॉब्लम आई, स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, उसकी है। हिंदी मीडियम में बेसिक एजुकेशन हुआ है, स्कूल एजुकेशन हिंदी मीडियम का हुआ है, उसकी है। कॉलेज हमने इंग्लिश मीडियम किया है, और बाद में जो है वो साइंस लेकर के, साइंस के ऑप्शनल्स लेकर के हम लोगों ने सिलेक्शन लिए हैं, ज़ूलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स के साथ में। तो हर तरह का एक्सपोजर है, हर तरह का एक्सपोजर है, और वहाँ से लेके इंटरनेशनल लेवल तक, अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ और वहाँ तक, भारत की यूनिवर्सिटीज़ के साथ अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ तक, वहाँ तक जाने का, वहाँ से मिलने का, वहाँ के लेक्चर्स का, उन सब का भी अनुभव है, और रिसर्च का भी अनुभव है, और कानून का भी अनुभव है। तो हमने LLB भी किया है, PhD भी किया है, और रिसर्च भी किया है। तो हम वैज्ञानिक भी हैं, हम लॉयर भी हैं, हम शिक्षक भी हैं, और सबसे ज़्यादा है कि हम एक बेस्ट स्टूडेंट हैं, और मैं आज भी स्टूडेंट हूँ। आज भी 8 से 10 घंटे पढ़ता हूँ, खूब पढ़ता हूँ, और अब मैंने पढ़ने को फिर और ज़्यादा अच्छे से बना दिया है कि अब मैं लोगों को कानूनी राय दे रहा हूँ इन दिनों में, खास करके भूज्ञान कंसल्टेंसी का हमारा नया एक्सपेरिमेंट है। आप भूज्ञान.com देखिए, हमारा वेबसाइट, क्वालिटी देखिए, उसमें सजेशंस की क्वालिटी देखिए, उसमें जो सजेशंस हैं वो कलेक्टर के पास भी नहीं है। 20-20 साल से जो वकील खोज रहे हैं वो वहाँ पर आसानी से मिलेंगे, वकीलों के पास भी नहीं है, जजेस के पास नहीं है। आप क्वालिटी देखिए उनके आंसर्स की, जाकर के देखिएगा। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इतने अनुभव के बाद यदि मैं कोई चीज़ आपको बहुत ही शॉर्ट में यदि करने के लिए कह रहा हूँ तो आप उसको पालन कीजिए। तो नए बच्चे जो है उनको मैं बायो रिकमेंड कर रहा हूँ 11th क्लास में। 11th क्लास में बायो में इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि मेरा निर्माण उससे हुआ है, वो मेरा सब्जेक्ट रहा है, और मैंने ये देखा है कि इस सब्जेक्ट में और दूसरे सब्जेक्ट में निर्माण में बड़ा अंतर आता है। जब मैं किसी नॉन बायो वाले को देखता हूँ और देखता हूँ कि वो बाद में जब बायो पढ़ता है तो वो क्वालिटी नहीं ला पाता। अगर उसने 11th-12th में बायो पढ़ा होता तो वो क्वालिटी ला पाता। 11th-12th में यदि उसने बायो पढ़ लिया तो पूरी ज़िंदगी वो क्वालिटी बनी रहती है, बायो वाली पूरी लाइफ बनी रहती है। आर्ट्स बाद में पढ़ा जा सकता है, ह्यूमैनिटीज़ आप आराम से पढ़ सकते हैं बाद में, हिस्ट्री कभी भी पढ़ लीजिए, लॉ कभी भी पढ़ लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट कभी भी पढ़ लीजिए। लेकिन यदि बायो आपने अगर 11th-12th में नहीं पढ़ा, बाद में आप बायो पढ़ने बैठेंगे तो आपका सर घूम जाएगा, आप बायो नहीं पढ़ पाएंगे, और कम से कम 2 साल तो कभी नहीं दे पाएंगे आप। और 2 साल नहीं दे पाएंगे तो ये जो मैंने बताया, एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर, हेल्थ, ये 3 चीज़ें पिछड़ जाएंगी, जो बहुत बड़ा पार्ट है, और कलेक्टर को यही करना होता है। तो सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम, और सबसे बड़ी बात है उसने फॉरेस्ट की एग्ज़ाम को इसमें मिक्स कर दिया है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को जोड़ दिया है, और दोनों का प्री एक ही होता है। और फॉरेस्ट तो पूरा पूरा एनवायरमेंट है, एनिमल्स है और प्लांट्स है, पूरा पूरा नेचुरल रिसोर्स का कंजर्वेशन है। तो वो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो जो बायोटिक कंपोनेंट है जो आप इकोसिस्टम में पढ़ते हैं, एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स, तो वो जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो आप इसी में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो ये नए बच्चों के लिए, जिन लोगों का समय निकल गया वो उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो अब 11th में जा रहे हैं, डायलेमा में, कई लोग बोलते हैं PCB, PCM, ये वो है ना, कुछ लोग कॉमर्स, कुछ लोग बोलते हैं नहीं कलेक्टर बनना है तो आर्ट्स ले लो। कॉलेज में आर्ट्स लीजिए, कॉलेज में जाके आर्ट्स लीजिए। और अभी जो मैंने बताया ना कि ये जो मैप वाली जो मैं बात कर रहा था, देखिए कभी भी करंट अफेयर्स को, मैप को, ज्योग्राफी को आप अलग से नहीं पढ़ पाएंगे। हमेशा मैप ज्योग्राफी के साथ जुड़ेगा और करंट अफेयर्स उसमें रहेगा ही। आप भूकंप पढ़ रहे हैं और अगर इस साल का भूकंप नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको भूकंप पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो करंट अफेयर्स जुड़ गया। और भूकंप कहाँ आया उसकी लोकेशन नहीं पढ़ रहे हैं तो मैप में अगर नहीं देख रहे हैं तो कोई फायदा है क्या? इसलिए न तो ज्योग्राफी को, मैप को और करंट अफेयर्स को, इन तीनों को आप अलग नहीं कर सकते।
और करंट अफेयर्स आपको रोज पढ़ना पड़ता है। तो ज्योग्राफी किसने कह दिया कि मैं साल में 2 साल हम ज्योग्राफी करेंगे उसके बाद छोड़ देंगे? डेली ज्योग्राफी पढ़ना है आप, डेली ज्योग्राफी होगा, डेली एटलस आपके पास होना चाहिए, डेली विकिपीडिया पे जाकर के उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देखिए, डेली उसके ऊपर एक पैराग्राफ का नोट्स बनाइए कोई भी स्थान के बारे में। अगर कोई साइक्लोन का नाम है तो उसके ऊपर नोट्स बनाइए। कल मैंने नोट्स बनाने का तरीका बताया था। तो मैं थोड़े से धागे खोल रहा हूँ, सिविल सर्विसेज की तैयारी के धागे खोल रहा हूँ, और बहुत एक्सपीरियंस के साथ और बहुत जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ आप कि ये तरीका है, इससे हमारा निर्माण हुआ है, हम बने हैं और हमने इस एग्ज़ाम के साथ खेला है। लोगों ने एग्ज़ाम दी है ना, मेहनत की है, पास की है, हमने इस एग्ज़ाम के साथ खेला है, हम खेलते थे इस एग्ज़ाम के साथ, ठीक है ना, कि तू डाल डाल में पात पात की तरह खेलते थे, देखते थे कि इस बार क्या किया है इन्होंने, इसके लिए एग्ज़ाम देते थे कि इस बार क्या आता है, और फिर हम इसको डील कर पाते हैं कि नहीं इस प्रॉब्लम को, और अगर उसको भी कर गए तो मुस्कुराहट आ जाती थी, निपटा दिया, चलो ये तो मतलब कोई खास नहीं था। जबकि बड़ा डींगे मार रहे थे कि चेंज करेंगे चेंज करेंगे, इस बार नए बच्चों को फ़ायदा होगा, पुराने लोगों को नहीं होगा। कभी बोलते पुराने को होगा, नए को नहीं होगा। जब भी कुछ भी नए नए जो चीज़ें आई हम एडॉप्टेशन करते गए, उसके साथ जुड़ते गए, और वहाँ से चलते चलते यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं। अभी हम इसलिए गाइड कर सकते हैं क्योंकि हम इसके सहचर हैं, हम इसके साथ चले हैं, साथ साथ चले हैं, और उस बदलाव को हमने जिया है, देखा है, एक एक बदली हुई किताब को पढ़ा है। जब जब भी सिलेबस बदलता था, पाठ्यक्रम बदलता था, नई नई किताबें आती थी मार्केट में, उनको खरीदा है। ढेरों किताबें हमारे पास, 50 लाख से भी ज़्यादा की किताबें खरीदी है ज़िंदगी में। 20 लाख की तो 1999 तक ही खरीद ली थी। सन 2000 से पहले ही 20 लाख की किताबें हो गई थी। उसके बाद भी हजारों रुपए की किताबें खरीदते थे, वर्ल्ड बुक फेयर से खरीद के लाते थे। बहुत किताबें पढ़ी है, बहुत नॉवेल पढ़े हैं, लेकिन निष्कर्ष एक ही चीज़ है कि निर्माण तो 21-22 में ही हो गया था, एग्ज़ाम तो तभी निकलने लग गई थी, सिलेबस तो एक तरह से उसी समय में कंप्लीट हो गया था। फिर तो हम समय के साथ उस बदलाव को ही जिए हैं। तो फिर वो जो 21-22 साल की उम्र में जो हमारा सिलेक्शन होने लग गए थे, 22-23 तक तो अच्छी खासी स्थिति में पहुंच गए थे हम, तो उस समय हमारे पास था क्या? तो जो पूंजी कैपिटल एसेट्स हमारे पास थे वो थे वही एक हमारा सब्जेक्ट, प्यारा सा सब्जेक्ट बायोलॉजी, जिसने बहुत ज़्यादा डायमेंशंस जीना सिखाया, इन्वायरमेंट का पूरा पूरा डायमेंशन खोल के लिख दिया, हेल्थ पूरी समझा दी, वायरस क्या होता है। अभी तो कोरोना के समय में आपने देखा होगा तो यही चीज़ हो रही थी, वैक्सीन की बात हो रही थी। कलेक्टर पूरे 1 साल तक कलेक्टर क्या काम करते रहे? वैक्सीन पे काम करते रहे, इंजेक्शन पे काम करते रहे, मेडिकल की दुकानें खुलवाने पे काम करते रहे, वायरस की सूचनाएं देते रहे। किस पे काम हुआ? पूरा हेल्थ पे काम हुआ, पूरा बायो था। दिल्ली और बाकी जगहों पर जब पॉल्यूशन बहुत ऊंचे लेवल पे पहुंच जाता है तो किस पे बात होती है? इन्वायरमेंट पे बात होती है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जंगल हैं, किस पे बात होती है? अधिकांश कलेक्टर किस चीज़ को बचाने में लगे हुए हैं? जंगल को बचाने में लगे हुए हैं। दुर्भाग्य से नहीं लगे हुए हैं, लेकिन काम यही है उनका, लगना चाहिए उनको। फिर भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो सारी फसलें, फिर क्रॉप मैनेजमेंट, सीड, ये सब क्या है? ये सब बायो है चारों तरफ। गवर्नमेंट के 90% से ज़्यादा स्कीम क्या है? हेल्थ और एग्रीकल्चर और इसी सेक्टर में ना, इन्वायरमेंट के सेक्टर। तो वो क्या है? सारी की सारी बायो है ना, समझ में? तो इसलिए आपको हमारा जो आसान रहा सफ़र, वो उस सब्जेक्ट की वजह से बहुत आसान हो गया। दूसरा कल्याणकारी भाव था और एथिक्स था और नैतिकता थी, वो हमको यहाँ से मिल गई। तो उधर सब्जेक्ट परिपक्व था, और हमारे जो आदरणीय डॉक्टर साहब हैं प्रणव पंड्या जी, उनका भी कारण है कि वो एक डॉक्टर हैं, बायो के हैं, और ऊपर से गायत्री परिवार के हैं, इसलिए वो सबसे सफल वक्ता भी हैं, सबसे अच्छे लेखक भी हैं, सबसे अच्छे संपादक हैं, और संत महात्माओं में सबसे बेस्ट हैं। वो भी साइंटिफिक हैं, कहीं पे भी ऐसे उल्टे सीधे नाचते कूदते ऐसे नज़र नहीं आएंगे, और बहुत ही प्रामाणिक लेक्चर है, और पूरी दुनिया उनका लोहा मानती है। बाकी लोग क्या करें, कार्टून है वो सब, क्या आता है उनको? हालतें ख़राब है ना उनकी। किसी न किसी दिन कुछ खबर आएगी, किसी न किसी की कोई सीडी निकलेगी, कोई न कोई लफड़ा पड़ेगा, ठीक है।
तो ये जो चीज़ें हैं, ये प्रामाणिकता आप लेके आएंगे, ये विकसित करेंगे अपने अंदर। अगर आपने इस टाइप से अपना निर्माण नहीं किया तो हम बोल रहे हैं, आज जो आपको पॉइंट्स बताए हैं, पॉइंट्स के आसपास सोचिए, सिलेबस निकालिए, यहीं से आप मैप रीडिंग शुरू कीजिए, यहीं से स्टडी शुरू कीजिए। मैं जिन सफल कलेक्टर्स को जानता हूं, जो सफल ब्यूरोक्रेट्स हैं अभी यहाँ पर, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो सब इसी सांचे में ढल करके बेस्ट बने हैं। बेस्ट वाले तो वही हैं सारे, बाकी सब आप फर्जी हैं, तिकड़मी हैं। तो ऐसे ही जुगाड़ तुगाड़ करके आप फेसबुक पे ऐसे ही विज्ञापन दीजिए, ऐसे ही गूगल में आप बढ़ा लीजिए। मैं अभी 1 मिलियन कर लूँगा, उसमें कुछ सब्सक्राइबर करने में पैसे चाहिए। आप मुझे 2 करोड़ रुपए दे दीजिए, 5 मिलियन हो जाएगा मेरा सब्सक्राइबर। गूगल वाला एकदम से ही बढ़ा देता है। 5,000 डालो, रात भर में 10-20 हज़ार व्यूज़ बढ़ा देता है, और सुबह तक 3,000 सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे आपके। डालो उसमें, वो ये अथाह सागर है, वो उसमें डालते जाओ, वो बढ़ाता जाएगा। अब सिविल सर्विसेज के ढेरों लोग हैं जो जिनके 20 मिलियन तक कहाँ तक पहुँच गए। इतने लोग ही नहीं हैं, इतने फॉर्म ही नहीं भरते हैं, वो फर्जी हैं सब। मैंने 5,000 रुपया डाल के देखा, 15,000 व्यूज़ बढ़ गए, 3,000 सब्सक्राइबर बढ़ गए, लेकिन लाइक्स नहीं बढ़े और कमेंट्स नहीं बढ़े। इसका मतलब वो व्यूज़ क्या करता है, बेचता है। फेसबुक वाला लाइक्स बेचता है, ये सब बेचते हैं। ये नहीं है, इससे नहीं होगा, ये क्वालिटी नहीं है, ठीक है, उसमें कोई क्वालिटी नहीं है। इसलिए आपको जो सही सलाह दी जा रही है वो लॉन्ग टर्म है थोड़ी सी, क्योंकि पूरा, लेकिन खास करके आपके घरों में जो छोटे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उनको बताइए कि कैसे तैयारी होगी। शॉर्टकट नहीं है इसका, ठीक है ना। पर अब चूंकि अब आपकी एज हो गई है, और अगर मान लीजिए आप उस लेवल पे अब नहीं कर सकते, तो फिर हमने आपको दूसरे लेक्चर दिए हैं। अभी कल बताया है शॉर्टकट थोड़ा सा ChatGPT वाला, कि सीधा नोट्स बनाने के चक्कर में मत पड़िए, सीधा जाकर के क्वेश्चन का आंसर लिखिए, ठीक है। तो उसके लिए कल का लेक्चर देख लीजिए। तो आज मैंने थोड़ा सा नए बच्चों के हिसाब से बनाने की कोशिश की, और पूरा मैप का बताते तो शायद उनके काम का नहीं था, इसलिए मैंने नहीं बताया, ठीक है। शांति पाठ। और